बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप लोग। आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद। बेटा आज आपको वेलकम कहते हैं। मैथ पेपर प्रेजेंटेशन है क्लास 9th के लिए, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे बेटा कि पेपर की प्रेजेंटेशन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और किस तरह से आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। कौन से बेटा टिप्स हैं जो आपने माइंड में रखने हैं ताकि बोर्ड का पेपर आप इजीली अटैम्प्ट कर सकें। जी बेटा, विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिपरेशन। बेटा जब आप पेपर को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। इसमें बेटा आपने मैनेज करना होता है बेसिकली टाइम को, स्पेस को, और आपने एक्यूरेसी लानी होती है। एक्यूरेसी को मैनेज करना होता है और फिर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन होती है, यानी आपकी राइटिंग और आपकी जो है वो हाशिए वगैरह जो आप लगाते हैं, बॉर्डर लाइन आप लगाते हैं जो, ठीक है। अब मतलब क्या बनता है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, स्पेस को कैसे मैनेज करना है और एक्यूरेसी कैसे लानी है और प्रेजेंटेशन कैसे इम्प्रूव होगी। इसके लिए बेटा कुछ चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे और ये देखते हैं। सबसे पहले है टाइम मैनेजमेंट। टोटल टाइम बेटे आपके पास 2 आवर्स 30 मिनट्स का होगा और टोटल जो टाइम होगा आपके पास वो मार्क्स जो हैं वो 75 होंगे, ठीक है जी। अब आप क्वेश्चन देख लें, इनकी बेटा डिवीजन किस तरह से है और MCQs हैं हमारे पास 15 होंगे। 20 मिनट्स बेटा टाइम होता है, मार्क्स इसके 15 होंगे, ठीक है। और शागे नेक्स्ट मेरे पास शार्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है बेटा 18 आपने शार्ट क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 27। तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो एक शार्ट क्वेश्चन के लिए बेटा 4 मिनट का टाइम होता है आपके पास अप्रॉक्सीमेटली, और ये 72 मिनट बन जाते हैं। मार्क्स आपके पास आ जाते हैं 36। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा आपने टोटल आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं और एक में 2 आउट ऑफ 4 है थ्योरम के बगैर, जो आपके 4 क्वेश्चन होंगे जिनमें 2 करने हैं आपने, और एक क्वेश्चन आपका बेटा होगा थ्योरम का जिसमें 2 थ्योरम होंगे, आर करके लिखा होता है, और दोनों में से कोई एक थ्योरम आपने अटैम्प्ट करना है। इस तरह से टोटल आपके हो जाते हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं। ये जो थ्योरम के बगैर बेटे 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 32 मिनट के अंदर आपने इनको सॉल्व करना होता है। अगर 1-2 मिनट ऊपर नीचे अगर हो जाता है तो खैर होती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आपके 32 मिनट 35 मिनट के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो इस तरह से मार्क्स इसके होते हैं बेटा 16। थ्योरम आपने एक करना होता है और इसके लिए जो टाइम एलोकेट किया गया है या एस्टिमेटेड टाइम है वो बेटा 14 मिनट्स है, यानी 14-15 मिनट के अंदर आपका थ्योरम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। लास्ट में आपके पास 12 मिनट्स बचते हैं और 12 मिनट्स जो बेटा ये आपके पेपर की प्रूफ रीडिंग आपने करनी होती है, ताकि कोई फ्लो में लिखते हुए अगर आपसे कोई पॉइंट स्किप हो जाता है तो आप उस पॉइंट को उसको कंप्लीट कर सकें, या वो लिखते हुए सम टाइम ऐसा होता है कि आपका कोई शार्ट क्वेश्चन मिस हो जाता है तो आपको काउंटिंग करना भूल जाते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अपने क्वेश्चन को ज़रूर काउंट करें कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। सम टाइम ऐसा होता है बेटा कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में आप लोग 5 शार्ट क्वेश्चन करने होते हैं और वही सीक्वेंस बच्चे के माइंड में होता है और वो मैथ में भी 5 ही कर रहा होता है। ऐसे बच्चे बेटा हमने देखे हैं, ठीक है। फिर उनको गाइड करना पड़ता है कि आपने बेटा मैथ में 6 शार्ट क्वेश्चन करने होते हैं, 5 नहीं है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन भी काउंट कर लेंगे आपने, कहीं कोई क्वेश्चन कम तो नहीं हुआ, या इसी तरह से फिर आप देख लेंगे कि कोई पॉइंट जो है वो स्किप तो नहीं हो गया, कोई रह तो नहीं गया। तो इसमें आपने बेटा 12 मिनट्स का टाइम आपको रिक्वायर्ड होगा, तो 12 मिनट के अंदर अंदर आपने पेपर को प्रूफ रीडिंग कर लेनी है। तो ये टाइम बेटा जो है वो आपको बताया गया है, कोशिश कीजिए कि इसके मुताबिक आप इस अपने पेपर को सॉल्व करें। अब उसके बाद है बेटा शीट्स की मैनेजमेंट है। शीट्स किस तरह से मैनेज होती हैं। टोटल शीट आपके पास बेटा होंगे 12 और एक शीट के 2 पेज होते हैं, तो टोटल पेजेस आपके पास आ जाएंगे 24। अवेलेबल पेजेस 23 होते हैं। 1 पेज बेटा प्रिंटेड होता है, उसके ऊपर ज़ाहिर है आपने नहीं लिखना होता, उसमें रोल नंबर वगैरह आपने लिखना होता है। और उसके बाद अवेलेबल पेजेस फॉर शार्ट क्वेश्चन 2, पेज 2 होंगे आपके पास बेटा, शीट 4 बन जाएंगे, ठीक है। एक साइड अगर आप पेज लगाएंगे आप उधर पेज आपके पास कितने होंगे, 4 होंगे, शीट 2 होंगी, ठीक है। इसी तरह से अवेलेबल पेजेस या क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पेज आपको 4 होंगे, 2 शीट होंगी। अवेलेबल पेजेस जो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी 2 शीट आपने लगानी है, एक शीट के ऊपर 2 पेज होते हैं, तो इस तरह से 4 पेज बेटा होंगे। तो आप अगर इस तरह से आप देखें कि आपके पास जो बेटा पेज आ रहे हैं, एक साइड के ऊपर जो है वो आपका तकरीबन जो है वो 2 शार्ट क्वेश्चन आने चाहिए, यानी एक पेज के ऊपर एक साइड के ऊपर 2 शार्ट क्वेश्चन आ जाने चाहिए। तो इस तरह से आप इजीली बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इसको जो है वो
8 शार्ट क्वेश्चन इस तरह से इन 2 शीट के ऊपर बेटा इजीली कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 5 है या 6 है, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बेटा उसी तरह से 2 पेज अवेलेबल होंगे, तो 2 शीट अवेलेबल होंगी, पेज आपके 4 बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब ये होता है कि एक शीट के ऊपर आप एक पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए और दूसरी शीट के ऊपर दूसरा क्वेश्चन का पार्ट हो जाना चाहिए। आमतौर पर ये होता है कि क्वेश्चन बेटा ये एक पेज के एक साइड पर ही वो पूरा हो जाता है या कुछ थोड़ी सी स्पेस आगे चली जाती है। तो जिधर ये क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है सेकंड पार्ट बेटा आपने उधर से शुरू कर देना है। ये नहीं करना कि अगर आधा पेज बचा हुआ है तो आप अगले पेज पे जाएंगे, ऐसा ना कीजिएगा। तो आप वहीं से शुरू कर देंगे तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये आप जो है वो जल्दी बेटा आपका जो है स्पेस बच भी जाएगी और क्वेश्चन भी आप कंप्लीट कर लेंगे। ये जो स्पेस आपके पास बचेगी यहाँ पे आप एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन बेटा कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास जो थ्योरम है, थ्योरम में आप देखें कि एक थ्योरम आपने करना होता है और इसके लिए बेटा 3 आपके पास जो है ना वो पेज अब रिक्वायर्ड होंगे या आपका अवेलेबल होंगे। तो ये आमतौर पर बच्चे बेटा एक शीट के दोनों साइड के ऊपर थ्योरम को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपके पास पेज बेटा बच जाता है। तो ये मैक्सिमम बेटा पेज की डिवीज़न आपको करके दिखाई गई है, यानी इससे ज़्यादा आपने यूज़ नहीं होने देना। लेकिन आमतौर पर देखा यह गया है कि प्रैक्टिकली जब हम बेटा देखते हैं तो ये इतने पेजेस के ऊपर ये क्वेश्चन ईजीली आ जाते हैं और बल्कि स्पेस भी बच जाती है, ठीक है। तो जब आप पेपर कर रहे हो, अभी आप लोगों के रिवीजन वगैरह चल रही हैं, अभी प्री बोर्ड होने हैं, तो प्री बोर्ड पेपर्स के दौरान आपने इन बातों को ज़हन में रखना है और ये देखना कि आपके जो क्वेश्चन हैं कितने टाइम के अंदर कितनी शीट्स के ऊपर पूरे आ रहे हैं, ठीक है। इनको बेटा आप ज़रूर नोट रखिएगा। अब आप शार्ट क्वेश्चन के लिए 2 शीट से ज़्यादा शीट आपकी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, यानी 4 पेजेस से ज़्यादा पेजेस आप इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर होंगे तो फिर ये होगा कि एंड पे जाके आपके पास टाइम नहीं बचेगा। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होते हैं कि हम एक्स्ट्रा शार्ट क्वेश्चन करें या ना करें। बेटा अगर आपके पास टाइम है, स्पीड अच्छी है, तो आपको मैंने बताया जैसे 6 शार्ट क्वेश्चन आपने 24 टू 25 मिनट के अंदर करने होते हैं। अगर आप ये 20 मिनट के अंदर ही कर लेते हैं तो फिर इसका मतलब आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए टाइम मौजूद है, अवेलेबल है, तो आप एक्स्ट्रा शार्ट क्वेश्चन ज़रूर करें। इस तरह से शीट को भी आपने देखना है। अगर आपके पास जो है वो बेटा आपके क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं तो 2 शीट के ऊपर तो बेटा आपके 8 शार्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए, स्पेस इतनी अवेलेबल होती है। अगर किसी एक क्वेश्चन में थोड़ी स्पेस ज़्यादा भी लग गई है तो घबराने वाली बात नहीं है। हो सकता है कि अगला क्वेश्चन छोटा हो थोड़ा सा लेंथ में, तो वो उसको इजीली वो कवर वो थोड़े स्पेस के ऊपर पूरा हो जाए तो आपका पेपर इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज़ के लिए, और ये बात ध्यान में रखिएगा एक्यूरेसी आपने कैसे लानी है। नो ओवर राइटिंग और डिलीटिंग। जब आपने बबल शीट के ऊपर फिल कर लेना है तो आपने कोई ओवर राइट नहीं करना, कोई डिलीट नहीं करना, इंक रिमूवर के साथ रिमूव नहीं करने बैठ जाना, वो मार्क्स आपका कट जाएगा। रिमूवर नहीं यूज़ करना, लेड पेंसिल नहीं यूज़ करनी है। इसके लिए परमानेंट आप बेटा पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, इंक पेन यूज़ कर सकते हैं। अगर इंक फैलती है तो उसके लिए बॉल पॉइंट वगैरह, या ज़्यादा बेहतर है कि पॉइंटर से आप करें, ठीक है। डो नॉट फिल डबल बबल। बबल के ऊपर आपने जब फिल करना है तो 2 बबल को फिल नहीं कर देना, इससे भी आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो अहम पॉइंट है बेटा, आगे हम इसको मज़ीद डिस्कस भी करेंगे। कीप इन माइंड द सीक्वेंस ऑफ ऑप्शन इन क्वेश्चन पेपर एंड बबल शीट। बबल शीट के ऊपर और क्वेश्चन पेपर के ऊपर बेटा जो ऑप्शन ABCD होते हैं उनका सीक्वेंस ये अपोजिट होता है। अब अभी मैं इसको आपको बेटा शो करवाता हूँ। अब इसको अगला पॉइंट पढ़ लें। कीप इन माइंड द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर्स। तो जब आपने बबल फिल करने हैं तो ये टैली करके आपने फिल करने हैं, इसकी भी हम बात करते हैं। सोर्स फॉर MCQs है, टेक्स्ट बुक से पहले करें। जो एक्सरसाइज में दिए हुए MCQs उसको प्रेफरेंस दें, सबसे पहले वो तैयार करें आपने, ठीक है। और फिल इन दी ब्लैंक को मज़ीद तैयार करना चाहते हैं तो करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो दिए हुए बुक में वगैरह बीच में, उनको ज़रूर देखें, अच्छे बच्चों को ज़रूर देखना चाहिए। या यूनिक के बेटा आप मैथ नोट्स यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे ब्लैंक के या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के MCQs बना के दिखाए गए हैं। ज़्यादातर तो बेटा यही होता है कि टेक्स्ट बुक वाले MCQs ही आते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि कहीं आगे से भी फिल इन दी ब्लैंक वगैरह से भी वो बना लेते हैं। अभी चूँकि स्मार्ट सिलेबस है तो इसको भी बेटा आपने जो क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं, अभी 10th का जो पेपर हुआ है उसमें मैथ के पेपर में ज़्यादातर बेटा वही उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं जो स्मार्ट सिलेबस में दिए गए हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट बुक वाले ही प्रेफर करेंगे सबसे पहले। अगर टाइम आपके पास बच जाए, अवेलेबल हो, तो फिर आप ब्लैंक वगैरह और दूसरे पॉइंट भी कर सकते हैं साथ। अब आइए, ये थोड़ी सी बेटा पेयरिंग स्कीम है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जब आपका
ये क्वेश्चन नंबर 2 शार्ट क्वेश्चन के MCQs का तो पता है बेटा आपको कि 17 चैप्टर हैं और 15 आपको MCQs आने हैं। अब देखें चैप्टर नंबर 1 से एक है, चैप्टर नंबर 2 से एक है, 3 से एक है, 4 से एक MCQs है, 5 से एक MCQs है, 6 से एक है, 7 से 8 से 9 से 10 से 11 12 तक एक एक है, 13 से स्किप किया हुआ है, अब 14 से एक है, 15 से स्किप किया हुआ है, 16 और 17 से एक एक है। मतलब ये है कि ये बेटा बोर्ड की तरफ से जो स्कीम है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। अब इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि 13 में अगर MCQs उन्होंने छोड़ा हुआ था अब 13 से वाकई नहीं आएगा। शुरू में तो ऐसा बेटा होता भी रहा, कुछ पेपर बिल्कुल इसके मुताबिक ही हैं, कुछ ऐसे भी पेपर हमने देखे हैं कि 13 का उन्होंने एक MCQs दे दिया, 12 का छोड़ दिया। ठीक है, मतलब ये है कि जो थ्योरम वाले चैप्टर हैं आप देख रहे हैं 10 से लेकर 16 तक हैं, इनमें से किसी 2 चैप्टर को वो छोड़ेगा, मिस करेगा। तो हो सकता है 15 से दे दे 14 को छोड़ दें, या से 15 से दे दे 16 को छोड़ दे। तो मतलब यह कि कोई से 2 उन्होंने जो है वो चैप्टर बेटा स्किप करनी है MCQs। तो बाकी जिनके बुक के पीछे से जो MCQs दिए हुए हैं वो तो बेटे वहीं से ही सिलेक्ट करे होंगे। ठीक है, अब शार्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 से 2 आने हैं, चैप्टर नंबर 2 से भी 2 आने हैं, चैप्टर नंबर 3 से भी 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 4 से भी 2 है, और चैप्टर नंबर 5 के अंदर बेटा एक शार्ट क्वेश्चन आपको आएगा। इस तरह से 9 शार्ट क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है, उसमें चैप्टर नंबर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 और 11 तक हैं। ठीक है, उसमें चैप्टर नंबर 6 से 1 आएगा, 7 से 2 है, 8 से 2 है, 9 से बेटा 2 शार्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 10 और 11 से एक है। इस तरह से 9 शार्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब आपने इसमें से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। अब यहाँ से आपको बेटा अंदाज़ा हो रहा है चैप्टर नंबर 5 और 6 को देखें, एक एक शार्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप 5 और 6 को, कुछ बच्चे जो वो छोड़ रहे होते हैं, प्रॉब्लम जिनको आ रही होती है बच्चों को, वो परेशान ना हो। अब अच्छे बच्चों को तो बेटा सारे करने हैं। ठीक है, बाकी जो बच्चे थोड़ा कंपैरेटिवली जो समझते हैं कि हमें मैथ थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, तो उनके लिए अगर हमको कम करके आप याद करना चाहें तो वो चैप्टर नंबर 5 और 6 में से आप देखें, अगर आपका ये अलजबरा है, जो बच्चों को फार्मूले हैं नहीं आते हैं, मुश्किल लगता है, तो वहाँ से आप इसको थोड़ा, अगर आप 5 और 6 वाला नहीं भी करते हैं चैप्टर, तो आपके इसके अलावा भी शार्ट क्वेश्चन बेटा पूरे हो जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी इनके अलावा पूरे हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छे बच्चों को मैं बार बार कह रहा हूँ सारा ही करना है। ये वो बच्चे हैं जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। अब उसके बाद आप देखें कि चैप्टर नंबर 7, 8, 9 में से 2 आने हैं। आप 7 को, 8 को, 9 के शार्ट क्वेश्चन ज़रूर अच्छे तरीके से तैयार करें, क्योंकि 3 चैप्टर से 6 बेटा शार्ट क्वेश्चन आपके पूरे हो सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 10 में डेफिनेशंस वगैरह हैं, या और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, और अगर डायग्राम वाला कोई क्वेश्चन आता है जाके, जैसा कि चैप्टर नंबर 10 में मौजूद है, तो डायग्राम आपने आंसर शीट पे ड्रा करनी है, देन उसके बाद बेटा सोल्यूशन लिखना है। अब लास्ट पोर्शन में आ जाए, जो बेटा शार्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें चैप्टर नंबर आपके पास आ रहा है 12, 13, 14, 15, 16 और 17 है। 12 से एक है, 13 से एक है, 14, 15 से 2 हैं, 16 से एक और 17 से 2 बेटा शार्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देखें 14, 15 और 17 अगर आप करते हैं तो आपके ये 3 चैप्टर से ही 6 बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आपके पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो है वो 16 को आप ज़रूर कर लें, क्योंकि मुश्किल नहीं है। एक बेटा 4 डेफिनेशन दी हुई है और 4 बेटा फिगर है जिनका एरिया निकालना चाहिए। बहुत बिल्कुल बच्चों के लेवल का है, 5-6 क्लास के लेवल के क्वेश्चन है जिसमें एरिया आपने फिगर का फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये ज़रूर कर लें, यह आपको इससे फ़ायदा होगा, एडवांटेज होगा। तो वो क्वेश्चन गलत भी नहीं होते, बच्चे इजीली कर भी जाते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको शार्ट क्वेश्चन दिया गया। अच्छा, अब ये भी बात बेटा ज़हन में रखिएगा कि 10th के जब पेपर आए हैं तभी इस स्कीम के मुताबिक ही ज़्यादातर क्वेश्चन दिए, लेकिन कहीं कहीं जाके उन्होंने 1-2 क्वेश्चन जो है ना वो आगे पीछे हुए। आगे पीछे मतलब ये नहीं कि स्मार्ट सिलेबस से बाहर नहीं गए, रहे स्मार्ट सिलेबस के अंदर ही हैं। जैसे आप देखें चैप्टर नंबर 14 से 2 शार्ट क्वेश्चन उन्होंने लिखे हुए हैं, पॉसिबल है कि वो चैप्टर नंबर 13 से 2 दे दें। ठीक है, इसी तरह से चैप्टर नंबर 15 में 2 लिखे हुए, हो सकता है 2 जो हैं वो 16 से दे दें, तो 15 से 1 कर दें। तो इस तरह से जो शिफ्टिंग है थोड़ी बहुत ये हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से कोशिश करें कि सिर्फ 3 ही ना करें, बल्कि आप इसके जो दूसरे आप दिए हुए हैं ना सारे का पूरा ग्रुप, उसको आप करें, अच्छे तरीके से सॉल्व करें। तो इस तरह से जो शिफ्टिंग है, एक आध क्वेश्चन या शार्ट क्वेश्चन में भी वो आगे पीछे कर सकते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए बेटा, जो बेरिंग स्कीम बताई गई है उसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट चैप्टर 1 से होगा, एक 2 से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के भी 2 पार्ट A और B होंगे, एक बेटा चैप्टर 3 से होगा, एक चैप्टर 4 से होगा।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में भी 2 पार्ट बेटा आएंगे, ए और बी पार्ट होगा, और एक आप चैप्टर नंबर 5 से होगा, एक चैप्टर नंबर 6 से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, ए और बी बेटा 2 पार्ट्स हैं, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 में चैप्टर 7 और बी पार्ट जो है चैप्टर नंबर 17 से होगा, ठीक है। अब पुरानी रूटीन के मुताबिक ये होता था कि थ्योरम जो है एक चैप्टर नंबर 12 से लेते थे और एक बेटा 16 से लेते थे। अब चूँकि नई स्कीम तो कोई नहीं आई है स्मार्ट सिलेबस की अलहदा से, लेकिन इसमें 2 ही थ्योरम आपको पता दिए हुए हैं और 2 ही थ्योरम बेटा आपने अटैम्प्ट करने हैं, और लग तो यही रहा है कि बेटा दोनों थ्योरम जो है चैप्टर नंबर 12 वाले ही आ जाएंगे और इनमें से आपने एक करना होता है। तो ये आपने ये नहीं करना कि एक ही तैयार करना, आपने दोनों ही तैयार करने, दोनों को प्रिपेयर कर लेना अच्छे तरीके से, और कोशिश करें कि दोनों ही लिख दें, ठीक है। अगर आप देखें कि इसके अलावा अगर कोई और थ्योरम देता भी है तो ये जो स्मार्ट सिलेबस में लिखे हुए हैं कम से कम इनमें से एक तो लाजमी आएगा ना, तो वो जो लाजमी आएगा तो वो ज़ाहिर है आपको आता होगा, दोनों जब दोनों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है तो वो आपको दोनों ही आते होने चाहिए। और अगर आप पेपर में ये दोनों ही आते हैं तो कोशिश करें दोनों ही कर दें, ताकि अगर एक में किसी जगह पे मार्क्स आपके कटते भी हैं तो दूसरे थ्योरम के अंदर से अगर मार्क्स पूरे हैं तो जिसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो वाला थ्योरम आपका काउंट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये एक पेयरिंग स्कीम थी, शार्ट क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, लॉन्ग किस तरह से बेटा बनते हैं, और थ्योरम में जाके जो है वो ये चैप्टर नंबर 16 जो दिया हुआ है ये ज़ाहिर नहीं है स्मार्ट सिलेबस में। स्मार्ट सिलेबस में दोनों थ्योरम चैप्टर नंबर 12 के दिए हुए, इससे ज़रा आपको हेल्प हो जाएगी, आसानी हो जाएगी कि आपने कौन कौन से चैप्टर जो है वो किस तरह से तैयार करने हैं। इम्पॉर्टेंट नोट है बेटा, ये भी एक ज़हन में रखें साथ साथ जब आप तैयारी कर रहे हो। ये बोर्ड की तरफ से है बेटा कि इन ऑर्डर टू प्रमोट द काज ऑफ कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग एटलीस्ट 10% क्वेश्चन मस्ट बी अनसीन और ऑफ द डेली लाइफ बट रिलेटिंग टू द स्पेसिफाइड लर्निंग आउटकम्स ऑफ द करिकुला और सिलेबस। अब देखें कि मतलब ये है कि 10% आपके पेपर का अनसीन हो सकता है या वो डेली लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ले सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि आपने पढ़ा हुआ ना हो, जो आपने पढ़ा हुआ है उसके रिलेटेड ही बेटा कोई ना कोई चीज़ हो सकती है। दिस पोर्शन विल इंक्रीज 10% एट द रेट ऑफ 10% एनुअली बट नॉट मोर देन 30%। अब ये 2013 में बुक आई थी, उसके बाद पहले साल पेपर हुआ 10% बढ़ेगा, उसके बाद फिर 10% बढ़ेगा, उसके बाद अगले साल फिर 10% बढ़ेगा, ये कहा गया था। अब तो ज़ाहिर है ये 30% तक पहुंच चुका है और उसके बाद ये इससे ज़्यादा नहीं होगा। मतलब ये है कि कुछ शार्ट क्वेश्चन, 1-2 शार्ट क्वेश्चन, कोई 1-2 MCQs ऐसा पॉसिबल है को आपको बेटा दे दिया जाए जो अनसीन हो, यानी आपके लिए अनसीन हो, वो कोई फिल इन द ब्लैंक वगैरह में से हो सकता है या डेली लाइफ से, लेकिन वो होगा वही जो आपने पढ़ा हुआ है उसके रिलेटेड ही कुछ ना कुछ बेटा आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से ये मेंटली आपने ये भी प्रिपेयर रहना है कि अगर कोई अनसीन आ जाता है तो आपने उसको किस तरह से टैकल करना है और किस तरह से आपने उसका आंसर देना है। तो अपने नॉलेज को जो आपने गेन किया हुआ है उसको आपने बेटा अप्लाई करना है। अगर अनसीन आ जाता है तो आप उसको अपने नॉलेज को अप्लाई करके अपनी सेंस के मुताबिक उसका आंसर देते हैं। तो ये मोस्टली जो अनसीन वगैरह होते हैं या तो बेटा ट्रू फॉल्स में से दे देते हैं कोई ना कोई, या जो फिल इन द ब्लैंक वगैरह में से कोई दे दिया जाता है। तो बहरहाल परेशान होने वाली बात नहीं है, कुछ 1-2 शार्ट क्वेश्चन आउट हो सकते हैं और वो जो आउट होंगे आपने नहीं पढ़े होंगे या अनसीन होंगे तो ज़ाहिर उसके अल्टरनेट आपके पास चॉइस भी मौजूद होती है, ठीक है। तो परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये एक बबल शीट है जो आपको पता है एग्ज़ाम में आप फिल करते हैं, प्री बोर्ड में भी आप फिल करेंगे, इससे पहले भी टर्म वगैरह के पेपर में ये फिल कर चुके हैं। ये यूनिक में आप स्टूडेंट पर्सन इस हवाले से बहुत लकी हैं कि आपको बोर्ड में अपीयर होने से पहले ही वो सारी बबल शीट्स वगैरह उसका पैटर्न वगैरह बेटा इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है और उसकी प्रैक्टिस करवा दी जाती है। ये बबल शीट है, अब आगे जो हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं ज़रा गौर से सुनिएगा। ये बबल शीट आप इसको जानते हैं। नेक्स्ट बेटा ये एक क्वेश्चन पेपर है जो पास्ट ईयर का मैंने लिया हुआ है, 2018 का था। बहरहाल इसमें कोई भी पेपर हो सकता है। एक बबल शीट आपने देखी और एक बेटा ये क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर का ये वाली शेप होगी, क्वेश्चन लिखे होंगे इसमें, उर्दू और इंग्लिश बेटा दोनों मीडियम लिखे होते हैं, ठीक है। जब पेपर प्री बोर्ड का आएगा तो आपके सामने आपको उसको मज़ीद ज़रा क्लियर हो जाएगा। अब जो बात ये बबल शीट और क्वेश्चन दिखा के आपको करनी है ना, वो ये अगली बात है, ये ज़रा गौर कीजिएगा जी। नेक्स्ट है अपोजिट सीक्वेंस ऑफ ऑप्शंस। अब बहुत सारे बच्चों को बेटा ये प्रॉब्लम होता है। आप क्वेश्चन पेपर में देखिए कि जो ऑप्शन का सीक्वेंस है ABCD ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा है बेटे जी बॉक्स के अंदर, वो राइट टू लेफ़्ट है। ABCD राइट टू लेफ़्ट है, जबकि बबल शीट के ऊपर जो ऑप्शन का सीक्वेंस है ABCD वो क्या है, लेफ़्ट टू राइट है। ये सीक्वेंस बेटा टोटली ऑपोजिट नज़र आ रहा है आपको। हाँ जी, समझ आ रही है ना बेटे बात की। अच्छा, अब इसको फिल करते हुए आपने बड़े एहतियात के साथ आपने देखना है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप देखो कि
फर्स्ट वाला जैसे MCQs है, इसका ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है स्केलर मैट्रिक्स था डी, लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है ना। अब ये आ रहा है लेफ़्ट के ऊपर। अब बच्चा ये गलती कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि जो फर्स्ट वाले का बच्चा लेफ़्ट में देखे बगैर जल्दी से फिल कर दे और वो ए को फिल कर दे, क्योंकि ABCD में बबल शीट के ऊपर लेफ़्ट, एक्सट्रीम लेफ़्ट के ऊपर जब वो ए लिखा हुआ है, तो जैसे ही वो बेटा ए को फिल करेगा तो उसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको इसके सीक्वेंस का पता होना चाहिए। हमने ऐसे बच्चे भी बेटा देखे हैं जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं और टेस्टों में भी फुल मार्क्स उनके आ रहे होते हैं, रिवीजन में भी फुल मार्क्स आ रहे होते हैं, लेकिन प्री बोर्ड में जाके इस तरह की मिस्टेक की होती है, फिर आगे ज़ाहिर है बोर्ड में भी चांस होता है। तो इसलिए आपको पहले से बताया जा रहा है कि सीक्वेंस को आपको माइंड में रखना है, आपने मैच करना है। इसका आंसर अगर डी सही है तो बबल शीट के ऊपर भी आप डी को ही फिल कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, ये आमतौर पर पहले क्वेश्चन तो बेटा ठीक हो जाते हैं, लेकिन एंड पे जाके जब आप फ्लो में जल्दी फिल कर रहे होते हैं बबल, तो तब ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए। दूसरा, अब आपने जब फिल करना है तो जो आपको बताया था कि बबल शीट का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर है, आपने इनको बेटा बड़े अच्छे तरीके से कंपेयर करके चलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर 1 वाले MCQs का आंसर लिख रहे हैं, तो आप ये टैली कर लें कि आप बबल शीट के ऊपर भी 1 वाले का ही ऑप्शन आगे फिल कर रहे हैं, 2 वाले का 2 के आगे, 3 का 3 के आगे। सम टाइम ऐसा होता है कि 6, 7 तक तो बच्चे सही फिल कर लेते हैं, लेकिन अगर जब फिल कर रहे होते हैं बबल शीट के ऊपर फिल करते हुए या क्वेश्चन पेपर से देखते हुए अगर कोई क्वेश्चन स्किप हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपका 7 वाला स्किप हो गया, तो आप 8 वाले को फिल कर रहे हैं, बबल शीट के ऊपर आप 7 वाले के आगे फिल कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि पूरे का पूरा सीक्वेंस आगे गलत हो जाता है और आपके मार्क्स सारे के सारे ख़राब हो जाते हैं आगे। तो इसलिए इस बात को भी आपने केयरफुली देखना है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन टैली करके चलना आपने, कि क्वेश्चन नंबर 1 का बबल शीट के ऊपर भी 1 के आगे फिल करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का, MCQ नंबर 2 का बबल शीट के ऊपर 2 के आगे ही आपने फिल करना है, ठीक है। इसी तरह से एंड तक 15 तक आपने चले जाना जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा आपके लिए, जो अपोजिट सीक्वेंस है इसको ज़हन में रख के आपने चलना है जी। नेक्स्ट आप देखिए कि कुछ MCQs हैं बेटा जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं, ये आपके लिए बेटा मैंने निकाले हैं पॉइंट आउट करने के लिए। चैप्टर नंबर 1 का MCQs नंबर 5 है, ठीक है, और इसमें ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज, बच्चे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख देते हैं जल्दी से बेटे, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं आपने बताना बल्कि इसके ट्रांसपोज का बताना है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 का MCQs नंबर 1 है, ये डिफ़िकल्ट बच्चों को लगता है, इसको सॉल्व करके आपने देख लेना, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर नंबर 3 का MCQs नंबर 9 है, ये बच्चों को मुश्किल लगता है। चैप्टर नंबर 4 का MCQs नंबर 6 है, ये ज़रा सोल्यूशन टाइप है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 का MCQs नंबर जो है वो 3 है, और फैक्टर्स ऑफ, ये बच्चों को मुश्किल लगता है। चैप्टर नंबर 5 का MCQs नंबर 7 है, इसकी फैक्टराइजेशन है, ये बच्चों को डिफ़िकल्ट लग सकती है। इसमें प्रवीण को अपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेनी, ताकि सॉल्व कर लेना, ताकि ये प्रॉब्लम ना रहे आपके लिए। चैप्टर नंबर 6 का MCQs नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 6 का MCQ नंबर 12 है, और 6 का MCQ नंबर 13 है, 6 का 14 है। ये सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चन है, ये बेटा शार्ट क्वेश्चन के साइज़ के MCQs हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। चैप्टर नंबर 7 का MCQs नंबर 1 है, इसका बच्चे अक्सर आंसर गलत लिखते हैं, और ये जो नए एडिशन आ रहे हैं उनमें नॉन ऑफ दीज की ऑप्शन बेटा पीछे लिखी हुई है, तो आपने ये नॉन ऑफ दीज नहीं करना, इसका आंसर 2 ही आता है, वो आपने उसके हिसाब से करना उसको, ठीक है जी बेटा। ये अब -2 इसका आंसर बनेगा, ठीक है जी। अब चैप्टर नंबर 7 का MCQs नंबर 3 है, ये आपने देखना, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। चैप्टर नंबर 8 का MCQs नंबर 5 है, और इसको आपने देख लेना है। चैप्टर नंबर 8 का MCQs नंबर 6 है, y = 2x है कि कौन सा ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करता है, ये देखना है। चैप्टर नंबर 17 का MCQs नंबर 6 है जी, ठीक है। 17 का MCQs नंबर 9 है। ये बेटा कुछ MCQs हैं जो हो ज़रूरी नहीं है कि आपको डिफ़िकल्ट लगते ही हों, लेकिन आम तौर पर बच्चों को, एवरेज बच्चों को, बिलो एवरेज बच्चों को ये मुश्किल लगते हैं, तो इनको आपने देख लेना है, और इसके मुताबिक आपने बेटा इसको लेके चलना है और तैयारी अच्छे तरीके से कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन बेटा आप फिर भी पूछना चाहते हैं, नंबर बेटा मेरा डिस्प्ले हो रहा होगा आपके पास, ठीक है, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म की आपको बेटा कोई प्रॉब्लम हो, डबल माइंडेड हो, कोई आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, तो आप बेटा पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बेटा शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।